हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अब हम क्या कहते हैं कि पढ़ेंगे फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमें इस टॉपिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो तक मैंने बता दिया था, हाँ, पिछली वीडियो में हमने ये सब बात कर लिया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहीं पर भी क्या नहीं मेंशन है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं मेंशन है कि क्या कहते हैं कि फेडरेशन वर्ड नहीं मेंशन है। फिर भी हमारे पास में फेडरल फीचर्स हैं। फेडरेशन वर्ड कहीं पर भी नहीं मेंशन है, बल्कि यहाँ पे तो यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, इसको जब क्या कहते हैं कि पूछा गया कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखा गया है, तो क्या होता है कि इसके सपोर्ट में हम्म, यहाँ पर तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हमें आगे क्या कहते हैं कि तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब बोला गया कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम फेडरेशन नहीं है, क्या हमारी गवर्नमेंट फेडरल नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो हमारी जितने भी 28 स्टेट्स हैं उसको भी मेंशन किया गया है, और साथ में हमारी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ, अब यूनियन टेरिटरीज मैंने बोल दिया है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला गया है ना टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो है, इसमें तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि फेडरेशन टेरिटरीज, क्या बोला जा रहा है, यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि तो इसका मतलब क्या फेडरेशन, हमारा देश फेडरेशन नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यूनियन की बात करूंगा, तो देखो जैसे अमेरिका का फेडरेशन जो है, अमेरिका का जो फेडरेशन है, जो यूएसए का जो फेडरेशन है, वहां पे क्या होता है, यूएसए के फेडरेशन में क्या होगा और हमारे फेडरेशन में क्या है, वहां के जो स्टेट्स होंगे ना, वो अलग हो सकते हैं अपनी मर्जी से। वहां पे एग्रीमेंट से वो स्टेट्स आए थे। देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। जो वो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के पास में, उनके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कि स्टेट्स के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है। लेकिन हमारे जो यूनियन और स्टेट में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट है। हमारा जो यूनियन है ना, उसमें क्या कहते हैं कि यानी कि हमारा जो यूनियन है या हमारा जो फेडरेशन है, इसमें स्टेट्स और क्या कहते हैं कि स्टेट्स और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं। नो एग्रीमेंट, दे आर द पार्ट ऑफ इट। और ऐसे पार्ट है कि वो अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये अलग नहीं हो सकते, ये बताता है, ये यूनियन बताता है कि ये जो हमारी स्टेट्स है ना, ये हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में है। अब यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं। फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ फेडरल फीचर्स देखेंगे कौन कौन से हैं, तो फिर उसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सबसे पहला है ड्यूअल पॉलिटी। सबसे पहला फेडरल फीचर क्या है, डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि दो लेवल की गवर्नमेंट बना रखी है। कितने लेवल की गवर्नमेंट बना रखी है, दो लेवल की गवर्नमेंट बना रखी है। एक है क्या कहते हैं कि यूनियन एट सेंटर। दूसरा हमने क्या कहते हैं कि स्टेट्स बना रखे हैं। रीजनल लेवल पे क्या है, स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इसके अपने सॉवरेन पावर्स हैं, इसके अपने सॉवरेन पावर्स हैं। ठीक है, इसके अपने सॉवरेन पावर्स हैं और इसके अपने सॉवरेन पावर्स हैं। अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इसके अपने सॉवरेन पावर्स। सॉवरेन पावर का मतलब होता है कि हाँ, इसका अपना ज्यूरिसडिक्शन है।
उसका अपना ज्यूरिसडिक्शन है। दोनों के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन है। सॉवरेन का मतलब होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि ये किसी और से ऑर्डर नहीं लेंगे। ये किसी और से ऑर्डर नहीं लेंगे, यहां तक समझने वाली बात ये है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? अब क्या होता है कि यूनियन मिनिस्टर, यूनियन, ये अपने मामले से देखेंगे। यूनियन में जैसा कि मैंने बताया था, डिफेंस, बैंक, करेंसी, इन सब मामलों को कौन देखा है? यूनियन। जैसा कि इसमें मैंने बताया था, पुलिस, प्रिजन, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कौन देखता है? लॉ एंड ऑर्डर। और क्या कहते हैं कि, हाँ, ये सब मामले कौन देखता है? एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब कौन देखता है? लोकल गवर्नमेंट। ये सब किसके पार्ट है? स्टेट के पार्ट है। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया? तो पहला फीचर क्या हुआ? पहला फीचर हुआ ड्युअलिटी। सेकंड फीचर, सेकंड देखते हैं, सेकंड फीचर क्या है? तो पहला हमने देख लिया, सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड फीचर हमारा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं कि, इसको हमने क्या कहते हैं कि, हमारे यहाँ क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पता है कि पहले कितने थे। तो ये अभी हमारे आप यहाँ कम से कम लगभग लगभग 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं हमारे यहाँ। अब ये क्या कहता है कि, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये सुप्रीम पावर, ये सोर्स ऑफ पावर है। सोर्स ऑफ पावर फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या कहते हैं कि सोर्स ऑफ पावर है किसके बीच, किसके लिए? सेंटर के लिए, और साथ साथ में स्टेट्स के लिए भी ये सोर्स ऑफ पावर है। क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आए कि नहीं समझ आए? ठीक है, तीसरा, हमने क्या कर रखा है? डिवीजन ऑफ पावर्स भी कर रखा है। डिवीजन ऑफ पावर्स, हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ हमने ऐसे बना रखा है: यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो हमने ये सारी भी चीजें बना रखी है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होगा? ये ऐसे मामले होंगे, इन पे क्या कहते हैं कि, लॉ कैन बी मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे कौन कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लॉ कैन बी मेड बाई, हाँ, लॉ कैन बी मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। यूनियन लिस्ट पे के मामले में कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ बोथ गवर्नमेंट क्या कहते हैं, बोथ सेंट्रल एज वेल एज यूनियन, और सो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही क्या कहते हैं कि इस पे लॉ बना सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ क्या हो गया? डिवीजन ऑफ पावर हो चुका है। और क्या कहते हैं कि, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये किस पार्ट में लिखा हुआ है? ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये सेवेंथ शेड्यूल में लिखा हुआ है। कहाँ पे मेंशन्ड है? सेवेंथ शेड्यूल में हमारे। किस कॉन्स्टिट्यू हाँ, सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन्ड है। पेपर में पूछा जा सकता है कि किस, हाँ, किस क्या कहते हैं कि, किस में क्या कहते हैं कि, किस शेड्यूल में,
किस शेड्यूल में क्या कहते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर या यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट या क्या कहते हैं कि ये मेंशन्ड है, तो ये क्या कहते हैं कि सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन्ड है। कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन्ड है कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, और सबके पावर को क्या कहते हैं कि निश्चित कर दिया गया है कि इस पे केवल और केवल लॉ बनाया जा सकता है, इस पे कौन लॉ बना सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में अभी यूनियन लिस्ट में अभी उसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में अभी कितने हैं? 98 सब्जेक्ट्स हैं। और पहले कितने थे जब ओरिजिनल था तब कितने? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 97 सब्जेक्ट्स थे। ओरिजिनल में कितने थे? 97 सब्जेक्ट्स थे। अभी कितने हैं? 98 सब्जेक्ट्स हैं। दूसरा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लिस्ट में कितने हैं सब्जेक्ट्स हैं? 59 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? मतलब कि इन 98 पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इन 59 पे केवल और केवल कौन लॉ बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इसे स्टेट सब्जेक्ट बोला गया। ये सब्जेक्ट ये पहले कितने थे? पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? ओरिजिनल में जैसे इसमें 97 थे, तो इसमें ओरिजिनल में ये अभी है नाउ, ये अभी की बात हो रही है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ओरिजिनल में। ठीक है, ओरिजिनल में कितने थे यहाँ पे थे 47। ओरिजिनल में कितने थे? ओरिजिनल में थे 66, सॉरी। ओरिजिनल में कितने थे? 66। वो 47 के कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में थे। और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, अभी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? अभी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? अभी कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो 52 सब्जेक्ट्स हैं। अभी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स। और ओरिजिनल में कितने थे? 47। ये मैंने वहां पे लिख दी थी। ये ओरिजिनल में कितने हैं? 47। तो ये आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने के कहते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट थे, तो 47 थे। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट वाले पे तो केवल और केवल कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या कहते हैं कि स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कहते हैं दोनों ही लॉ बना सकते हैं। कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। और साथ में और साथ में ही क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन दोनों ही बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होगा कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाता है। अगर मान लीजिए कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि हाँ, तो किसका लॉ सही होगा? किसका लॉ एक्सेप्ट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एक्सेप्ट किया जाता है। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? फिर अगला अगला फीचर क्या है अगला चौथा फीचर क्या है? चौथा फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो चौथा फीचर है वो क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कुछ भी माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यानी कि जितनी भी पावर जो मिलती है, ये जो क्या कहते हैं कि हाँ, इट इज द हाईएस्ट लॉ। इट इज इट इज द मतलब सुप्रीम, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑन द लैंड। ठीक है। तो केवल और केवल हमें क्या मानना है? यही जो भी है सुप्रीम पावर कौन है? सुप्रीम पावर हमारे यहाँ कौन है? सुप्रीम पावर सुप्रीम पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। जो भी है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। तो यानी कि ये बात हमें समझ में आ गई कि ये भी हमें एक फेडरल फीचर, मतलब कि हमें फेडरल, अगर कोई एक फेडरल फीचर पूछा जाता है फेडरल फीचर्स के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हो कि क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या चलता है? केवल और केवल किसका चलता है? क्या नाम है?
ये क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही। यहाँ तक बात समझ में आए नहीं समझ में आए? यानी कि अगर जो भी चीजें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, अब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट लिस्ट के कोई मामले पे कानून बना दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट लिस्ट में कोई चीज मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मान लीजिए हेल्थ मेंशन है, हेल्थ। अब हेल्थ के ऊपर क्या कहते हैं कि कानून बना दिया, क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब हेल्थ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, अब क्या कहते हैं कि, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती थी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ पे कानून बनाए। हेल्थ पे कानून बनाने का किसका अधिकार था? स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कहेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करती है, इनवैलिड प्रूव कर देगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये तुम्हारा क्या कहते हैं कि जो लॉ है वो क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि किसने बना दिया? हाँ, तो इसने किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, इसलिए क्या कहते हैं कि क्योंकि ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, बाई यूजिंग जुडिशियल रिव्यू, ये क्या करती है, उसको इनवैलिड प्रूव कर देती है। जुडिशियल रिव्यू का यूज करके क्या कहते हैं कि उसको क्या कर देती है, इनवैलिड प्रूव कर देती है। इतना बात समझ आएगी नहीं समझ में? यानी कि अब ऐसे ही स्टेट कोई सेंटर के लॉ को लेकर के अब स्टेट गवर्नमेंट है, कोई मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो बैंक को लेकर के लॉ बनाने लगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, बैंक को लेकर के लॉ बनाने लगी। लेकिन बैंक किसका सब्जेक्ट है? बैंक तो किसका सब्जेक्ट है, बैंक सब्जेक्ट है क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई देखो ये स्टेट क्या कर रही है कि ये मेरे ही अधिकार क्षेत्र में, यानी कि मेरे लिस्ट से क्या कहते हैं कि टॉपिक पे ये क्या कहते हैं लॉ बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, उस लॉ को फिर से सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको क्या करेगी, इनवैलिड कर देगी। इतना बात समझ आया? और इसका पांचवा फीचर होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पांचवा फीचर क्या होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। कैसे? अभी मैंने बताया ना कि इसने डिवीजन ऑफ पावर्स कर रखे हैं, डिवीजन ऑफ पावर। मतलब कि स्ट्रिक्टली इसने क्या कहते हैं कि स्ट्रिक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन पार्ट बना दिए। स्ट्रिक्टली हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहते हैं कि तीन पार्ट बना दिए। जिसमें क्या होगा कि, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहते हैं कि इतना इसको स्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम इसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिस्ट्रिक्ट है कि हम अमेंडमेंट भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या? नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। जब तक स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगी तब तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो ये डिवीजन ऑफ पावर है, हमने क्या कहते हैं कि अलग अलग पावर को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो स्ट्रिक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो उनसे छीन लेंगे, मतलब कि उनके अपने अपने काम होंगे, सबका काम को बांट रखा है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ही ज्यादा रिजिड है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में और हमें अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई अमेंडमेंट कर दिया, अब कोई ऐसा अमेंडमेंट है जो क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, तो उसको ज्यूडिशरी क्या करेगी, इनवैलिड प्रूव कर देती है। वो कहती है कि भाई तुमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया है, हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया है, ऐसे भी। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। छठा क्या है, छठा इसकी एक बेसिक फीचर होता है इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। छठा क्या फीचर होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमारे यहाँ देखो क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, आर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटअप कर रखा है। तो इस वजह से भी क्या कहते हैं कि अब क्या होता है कि जिसमें जिसमें
इसमें क्या कहते हैं कि इट इज, हाँ, जुडिशरी इज हेडेड बाई, जुडिशरी, जब मैंने जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, छठा नंबर चैप्टर था, जुडिशरी इज हेडेड बाई सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी में एक सबसे ऊपर कौन से है? सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी लॉ का। वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट का काम क्या था, मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। और क्या करती थी वो? और क्या करती थी? और प्रोटेक्ट करती थी राइट्स को, और क्या कहते हैं कि इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम क्या था? किसका था? वही जुडिशरी का ही था। तो जुडिशरी क्या कर रही है? अपने जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का ही तो है। तो जुडिशरी क्या कर रही है? उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इतना बात समझ में है, नहीं समझ में है? अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होगा, तो उसको रिजॉल्व कौन कराता है? हाँ, डिस्प्यूट को सेटल कौन करता है? ज्यूडिशरी ही तो करती है हमारी। तो यहाँ तक बात समझ आया कि नहीं समझ आया? और क्या कहते हैं कि अब ये इंडिपेंडेंट कैसी थी? मैंने बताया था कि जजेस की फिक्स्ड सैलरी होती है, जजेस को हटाना इतना आसान नहीं है कि वो डरेंगे। फियर एंड फेवर का कोई चक्कर नहीं है हमारी जुडिशरी में। हाँ, फियर एंड फेवर नहीं है। तो इन सब की वजह से हमारी जुडिशरी क्या है? मजबूत है, इंडिपेंडेंट है, ये चीज। और सबसे लास्ट, बट हाँ, लास्ट जो फीचर है, सातवां, बाई कैमरलिज्म। हमारे यहाँ देखिए बाई कैमरलिज्म भी है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या हुआ? दो लेज, हाँ, दो हाउसेस, दो हाउसेस होने चाहिए। बाई कैमरलिज्म का लेजिस्लेचर का मतलब होता है, हाँ, कि लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। कौन कौन से हाउसेस हैं? एक को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा। तो ये हमारे यहाँ है, बाई कैमरलिज्म भी है। तो यानी कि इससे हमें पता चल गया कि क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा है। ठीक है। राज्यसभा जो हो रही है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। राज्यसभा जो हो रही है वो क्या हो रही है? स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और वहीं पे हाउस ऑफ द पीपल किसको रिप्रेजेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो रहा है कि बाई कैमरलिज्म आ गया हमारे यहाँ। तो देखिए हमने फेडरल फीचर्स में क्या पढ़ लिया? ऐसे एक पढ़ा था ड्यूअल पॉलिटी। पहला फेडरल फीचर क्या था? ड्यूअल पॉलिटी। फिर हमने दूसरा फेडरल फीचर पढ़ा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या पढ़ा था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या पढ़ा था? हाँ, तीसरा क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ पावर। चौथा हमने क्या पढ़ा था? डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लिया था। डिवीजन ऑफ पावर के बाद में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन चौथा। पांचवा हमने पढ़ा था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। छठा हमने क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी। और सातवां हमने पढ़ा था बाई कैमरलिज्म। ठीक है। ये हमने 7 फीचर्स पढ़ लिए।
हाँ, हमने ये पढ़ लिए सात, सात फीचर्स पढ़ लिए कि कहते हैं फेडरल फीचर्स के। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है, ये ध्यान में रखने वाली है कि हमारा देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो हमारा देश है, वो केवल और केवल फेडरल फीचर्स ही नहीं रखता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी वाले फीचर्स भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी है। अब उन्हें भी हमें पढ़ना है। यूनिटरी फीचर्स भी कुछ है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं, ये देखते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। सबसे पहला क्या है, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है। पहला, पहला ये चीज बताता है कि हमारे, अगर कोई पूछे कि हमारा देश यूनिटरी कैसे है, अब आप बताओ कि हमारा देश यूनिटरी कैसे है, तो हमारा देश कैसे यूनिटरी है भाई? इस तरीके से यूनिटरी है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, पहला, पहला हमें समझ में आ गया कि जो क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मोर पावरफुल है। उसके पास में ज्यादा पावर है, किसके, एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? अब यूनियन लिस्ट में भी देखिए कितने थे। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, सबसे ज्यादा यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट थे। यूनियन लिस्ट में थे लगभग लगभग 98 सब्जेक्ट थे। वैसे भी देखो सब्जेक्ट्स कितने थे यूनियन लिस्ट में, कितने थे सब्जेक्ट? यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट थे 90 से 8। और वहीं पे क्या कहते हैं कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? स्टेट लिस्ट में देखा जाए तो केवल और केवल कितने सब्जेक्ट थे, 59 सब्जेक्ट थे। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये ज्यादा चीजों पे कानून बना पा रही है, ये ज्यादा चीजों पे लॉ बना पा रही है। और वहीं पे स्टेट लिस्ट में क्या हो रहा है कि वो कम चीजों पे लॉ बना पा रही है। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? और क्या समझे कि अब क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट में, जब मैंने बताया था, देखो कॉन्करेंट लिस्ट वाले में क्या था। कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने बोला था अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? हाँ, अगर क्या कहते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कहते हैं कि, अगर मैंने बताया था कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों ही लॉ बना सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती थी, हाँ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती थी, और साथ में क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो किसका लॉ माना जाएगा, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? किसका लॉ प्रिवेल करेगा? हाँ, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसका लॉ प्रिवेल करेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है। इन सब चीजों से पता चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर है। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो इस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। तो ये पहला यूनिटरी फीचर है। दूसरा यूनिटरी फीचर क्या है? दूसरा यूनिटरी फीचर है कि स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रिक्टेबल, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल। जो स्टेट हैं वो क्या कहते हैं कि इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, बाकी अदर फेडरेशंस में क्या हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अदर फेडरेशंस में क्या हो सकता है कि, अब देखिए अदर फेडरेशंस में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेट्स हैव नो राइट टू टेरिटोरियल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अगर मान लीजिए कि
यानी कि स्टेट्स कोई अपना एरिया ये सब कुछ नहीं, एरिया स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकती कि वो एरिया को अपने चेंज कर ले। हाँ, दो स्टेट्स खुद से आकर के मर्ज नहीं हो सकती। दो स्टेट्स खुद आकर के मर्ज नहीं हो सकती, कोई स्टेट टूट नहीं सकता। वो सब किसकी वजह, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। अगर दो स्टेट को तोड़ना भी है, एक स्टेट को दो पार्ट में तोड़ना है, तो वो भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। यानी कि स्टेट्स के एरिया को चेंज करने का काम, स्टेट्स के नाम को चेंज करने का काम, क्या? स्टेट्स के एरिया को चेंज करने का नाम, स्टेट्स के नाम को चेंज करने का नाम, एरिया, बाउंड्री और नेम। एरिया, बाउंड्री एंड नेम, ये तीनों चीजें क्या ये स्टेट खुद कर सकती हैं? क्या नहीं। इसको किस कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया? कि यानी कि स्टेट्स के पास में ऐसी कोई इंटीग्रिटी नहीं है कि वो अपनी एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये अपना आज के कहते हैं कि उनका स्टेट्स का कुछ और नाम है, अब वो कल कुछ और नाम खुद से कर ले। ऐसा नहीं कर सकती। समझ आया कि नहीं समझ आया? हमारे यहाँ ऐसा चीज नहीं है कि कोई स्टेट्स ऐसा कर दे। हाँ, बाकी देशों में क्या होता है, जैसे यूएस में क्या है, यूएस में स्टेट्स खुद ऐसा कर सकती हैं। स्टेट्स ऐसा कर सकती है कि वो अपना नाम चेंज करना चाहे चेंज कर ले, वो अपने एरिया चाहे वो चेंज करना चेंज कर ले। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकती है। इतना बात समझ आए? हाँ। और यहाँ पर भी ध्यान में रखने वाली बात है कि एरिया, बाउंड्री और नेम, इनको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में कोई स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है। ये सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे इनको चेंज करने के लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या पता चलता है? इस प्रकार से पता चलता है कि जो स्टेट्स के पास में कम पावर है। हाँ, समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया? यानी कि इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, यानी कि जो हमारा इंडिया जो है, इंडिया इज, ये लाइन ही याद कर लीजिए, इंडिया इज एन, इंडिया इज एन indestructible union of destructible states। यानी कि जो स्टेट्स यूनियन में कोई चेंज नहीं आएगा, इंडिया का यूनियन वैसा का वैसा ही रहेगा। यूनियन नहीं टूट सकता। लेकिन क्या टूट सकता है? स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, स्टेट्स को खत्म किया जा सकता है। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने बताया नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहते हैं कि 2019 में क्या किया गया? जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, उसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, दो पार्ट में तोड़ दिया गया, दो पार्ट में बना दिया गया। हाँ, उसको बाईफरकेट कर दिया गया। अब जब मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि मद्रास का जो एग्जाम्पल था, मद्रास को पहले क्या कहते हैं कि दो स्टेट्स में बनाया गया, फिर उसके बाद में उसको और तीन पार्ट में तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ये सब किसके पास में अधिकार है? स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन यूनियन क्या है? वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इन यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है। ओके। इससे बात पता चलता है कि स्टेट्स के पास में कम पावर है। तो इससे फिर से पता चलता है कि अच्छा, ये यूनिटरी पावर एक प्रकार से क्या हुआ? ये यूनिटरी हुई। सेकंड, थर्ड, थर्ड किस बात से पता चलता है कि ये हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेंट्रल मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट्स से भी कॉमन, स्टेट्स के लिए स्टेट्स एंड सेंटर हैज कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के पास में कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी देशों में क्या है, जैसे यूएसए में क्या है, हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है,
और क्या कहते हैं कि पूरे अमेरिका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से इसलिए भी क्या कहते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं कि देश है, एक प्रकार से यूनियन फीचर्स को भी फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से हमारा देश यूनियन फीचर्स को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ बात समझ में है नहीं समझ में? हमारे यहाँ स्टेट्स को ऐसा कोई वो नहीं दिया गया है कि क्या कहते हैं कि इनको इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो। ओके, यहाँ तक बात समझ में? स्टेट्स कोई अपना क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, स्टेट्स कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं। पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर तो था, जम्मू एंड कश्मीर के पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अब नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के पास में पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 तक, अब उसके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ तक बात समझ में है? चौथा, चौथा हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है तो उसमें फेडरल फीचर्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है तब तो फेडरल फीचर्स है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है तब उसमें क्या कहते हैं कि कौन सा फीचर आ जाता है? यूनिटरी फीचर आ जाता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब उसमें कैसा है? यूनिटरी फीचर। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए जा सकते हैं? चेंजेस किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं। और वो जो चेंजेस होते हैं, कौन इनिशिएट कर सकता है? अमेंडमेंट कौन इनिशिएट करता है? अमेंडमेंट कौन इनिशिएट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अमेंडमेंट नहीं इनिशिएट कर सकती। ये भी एक समस्या है। यहाँ तक समझ आया नहीं समझ में? कि जो पावर है, जो क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट को शुरू करने की जो पावर है वो किसके पास में है? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपने क्या कहते हैं कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, अब क्योंकि हम अमेंडमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट क्या स्टेट से इनिशिएट कर सकती हैं क्या? नहीं। स्टेट्स स्टेट्स क्या कहते हैं कि अमेंडमेंट को नहीं इनिशिएट कर सकती। कौन इनिशिएट कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है। अब जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लेक्सिबल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर होगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये यूनिटरी फीचर आ गया। समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। पांचवा, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। पांचवा फीचर क्या है? पांचवा फीचर जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में किसी किसी एक एक स्टेट को बहुत ज्यादा सीट मिली है, तो कुछ ही हाँ, किसी एक स्टेट को बहुत ज्यादा सीट मिली है तो किसी स्टेट को बहुत कम सीट मिली है। जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग लगभग 31 सीट्स मिली है राज्यसभा से। वहीं पे अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो 1 सीट मिली है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं से हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि राज्यसभा की केवल सिंगल सीट है। हाँ, कहीं से हमारे यहाँ राज्यसभा की केवल सिंगल सीट है, और कहीं पे हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि राज्यसभा की 31 सीट्स है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स को नहीं दिया गया है, स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। और जबकि वहीं पे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका की राज्यसभा में अगर मैं बात करूं 50 × 2, हर एक स्टेट्स को दो दो लोगों का मिला हुआ है। तो टोटल वहां पे कितने 100 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, वहां के जो 100 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। इसका मतलब वहां पे अमेरिका में जो राज्यसभा होता है उसको सीनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीनेट। तो वहां के सीनेट में कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर हैं। ठीक है। क्यों है? क्योंकि हर एक स्टेट को टू टू मेंबर्स, हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन हमारे देश में क्या कहते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो एक प्रकार से ये भी क्या हुआ कि यूनिटरी फीचर्स को लाता है। छठा, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस
जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बोला था कि हम इसमें थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में पढ़ लेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन जो होता है ये कहाँ पे मेंशन्ड है? पार्ट नंबर 18 में। पार्ट नंबर 18 में मेंशन्ड है। ठीक है। तो इस इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है? इस इमरजेंसी प्रोविजन में सेंटर क्या होता है? पूरा, हाँ, इस इमरजेंसी में सेंटर कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि सेंटर जो होती है वो स्टेट लिस्ट पे भी क्या कहते हैं कि कानून बना सकती है। सेंटर क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है? सेंटर क्या करती है? स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ में आया? तो क्या हो सकता है कि तो ऐसे इस टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गई? ऑल पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है इमरजेंसी के टाइम में? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाती है? ऑल पावरफुल। इसके पास सारी की सारी शक्तियां आ जाती हैं और फिर क्या कहते हैं कि जे जो चाहे वो कर सकती है। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो इसकी वजह से भी। और एक और है सिंगल सिटीजनशिप। क्या हमें कैसी मिली हुई है? सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है। हमें स्टेट की अलग से सिटीजनशिप से नहीं मिली हुई है। तो इस प्रकार से भी क्या हुआ कि हम यूनिटरी हैं। हाँ, हमें केवल और केवल किसकी हमें इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है। ऐसा नहीं कि मैं यूपी का हूं तो यूपी की अलग से सिटीजनशिप है और इंडिया की अलग से सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जबकि क्या कहते हैं कि जैसे, हाँ, अब वहीं पे जो अमेरिका में जो है, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका के जो दो लोग हैं उनको डबल सिटीजनशिप मिली हुई है। इतना बात समझ आए कि नहीं समझ आए? ठीक है। अब वो अगर हम इंडिया के किसी भी कोने में, हमारे देश में हम इंडिया के किसी भी कोने में पैदा हुए हैं, वो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें क्या कहते हैं कि पूरे देश में घूमने के अधिकार है। पूरे देश में घूमने का अधिकार है पूरे देश में। तो ये क्या है? तो इसी को बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। हमें क्या मिला हुआ है? सिंगल सिटीजनशिप। तो ये भी एक क्या कहते हैं कि यूनिटरी फीचर को रखता है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूनिटरी फीचर को रखता है। अगला आता है यहाँ पे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी है। हमारे यहाँ कैसी ज्यूडिशरी है? इंटीग्रेटेड है। देखो, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी जो थी, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी जो थी उसने क्या किया था? इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी किसका फीचर है? फेडरल फीचर है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी है, इंटीग्रेटेड, जैसा कि मैंने ज्यूडिशरी वाले चैप्टर में या पिछले वीडियो में पढ़ा रखा था, मैंने बताया था कि जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा था तो हमारे यहाँ जो ज्यूडिशरी है वो कैसी है? इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में बाकी सारे कोर्ट्स काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में बाकी सारे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिटरी फीचर ही होता है। ये जब क्या कहते हैं कि किसी एक के ही नीचे सारे के सारे काम कर रहे हो तो वो यूनिटरी फीचर होता है। यानी कि हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी कैसा फीचर रख रही है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसा फीचर रख रही है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी रख रही है, क्या कहते हैं कि यूनिटरी फीचर रख रही है। समझ आया? आठवां पॉइंट भी समझ आ गया होगा आपको कि ये कैसे यूनिटरी फीचर रख रही है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो जो जुडिशरी है उसमें सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट में होता है लगभग लगभग। हाई कोर्ट, हाँ। तो अब ये हाई कोर्ट स्टेट का होता है तो यानी कि हमारा समझ, और जो सुप्रीम कोर्ट है वही सबको सारी की सारी बात माननी पड़ती है सबको। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इसने कैसे फीचर रख रखे हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशरी ने क्या कहते हैं कि यूनिटरी फीचर रख रखे हैं। अगला, ऑल इंडिया सर्विस। 9वां नंबर, ऑल इंडिया सर्विस। याद करो जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जो चैप्टर चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव वाले, एग्जीक्यूटिव में देखो सेंटर के लिए अपना क्या कहते हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज है। सेंट्रल सिविल सर्विस है। और क्या कहते हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विस है, स्टेट सिविल सर्विस है। ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विस है, स्टेट सिविल सर्विस है। लेकिन लेकिन
अब क्या होता है कि इनके अपने पब्लिक सर्विसेज है ना, इनके अपने पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस लिख दो, ठीक है। हाँ, स्टेट पब्लिक सर्विस है, सेंटर का अपना पब्लिक सर्विस है, स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस है, लेकिन इन सब के अलावा भी एक और होता है, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस में जिसमें क्या कहते हैं कि इसी में आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। हम्म। इसमें क्या कहते हैं कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जैसे आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये कॉमन होते हैं, कॉमन है किसके लिए, सेंटर के लिए, कॉमन फॉर सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के लिए कॉमन है क्या, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई पुलिस कमिश्नर है, हाँ, कोई पुलिस कमिश्नर है, वो तो क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहा होगा, कोई पर्टिकुलर स्टेट में काम कर रहा होगा, लेकिन उसको हायर किसने किया है, उसको हायर किसने किया है, उसको हायर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि उसको हटा कौन सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। क्या उसको क्या कहते हैं कि, अब मुझे बताइए, क्या उसको स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है क्या, एक आईएएस है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या उसको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है, नहीं। तो जब उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, जब उसको स्टेट गवर्नमेंट के कहते हैं कि मतलब कि क्योंकि वो किसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, वो तो काम कर रहे होते हैं कि मतलब कि काम तो कर रहे होते हैं स्टेट में, लेकिन क्या कहते हैं कि उनको हायर किसने किया हुआ है, उनको हायर किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसका मतलब क्या होता है कि, यानी कि अपॉइंटमेंट करते कौन है, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लेकिन ये क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेट इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अल्टीमेट इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इस वजह से भी क्या कहते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं कि फेडरल फीचर नहीं, मतलब कि यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर है। अगला देखते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट, 11वां नंबर, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब देखो क्या होता है कि स्टेट के ऊपर भी क्या कहते हैं कि एक गवर्नर होता है, स्टेट में क्या होता है, एक गवर्नर होता है। उस गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, उस गवर्नर को भी तो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करती है। तो इससे भी पता चलता है कि ये यूनिटरी फीचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जो बात होती है उसमें सारी की सारी बातें कौन मानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि क्या कहते हैं कि ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। अब क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट जब इनको हटाएगा तब ये हट जाएंगे, जब प्रेसिडेंट रखेगा तो बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर के इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, सेंट्रल का है। क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जो इसको अब प्रेसिडेंट को जो सलाह देगा वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो देता है। प्रेसिडेंट को सलाह कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। यानी कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर को हटाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या कहते हैं कि रखेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इन सब चीजों से, इन सब चीजों की वजह से, इन सब चीजों की वजह से देखो हमें पता चला कि क्या कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के कैसे फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर भी हैं। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या कहते हैं कि यूनिटरी के साथ साथ में फेडरल फीचर्स भी हैं। तो देखिए जैसा कि हमने, अब देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर हैं। यूनिटरी फीचर देखिए कौन कौन से हैं, एक बार मैं सबको एक साथ में लिख दे रहा हूँ कि यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं यूनिटरी फीचर, सबसे पहला मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग सेंटर। सबसे पहले मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा क्या बताया था, दूसरा फीचर क्या था जिसकी वजह से यूनिटरी था, स्टेट्स, हाँ, स्टेट्स नॉट
डिस्ट्रक्टिबल, तीसरा क्या बताया था? तीसरा बताया था सिंगल सिटीजनशिप, चौथा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर छठा छठा क्या बताया था? क्या कहते हैं कि नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, और क्या कहते हैं कि सातवां इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी में सारी की सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाती है। फिर आठवां क्या बताया था? आठवां बताया था इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और क्या बताया था? ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है। और क्या कहते हैं कि एक और लिख देता हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो इन 10 फीचर्स को देखिए। इन 10 फीचर्स को देखने के बाद में पता चल रहा है कि हाँ, सच में लग रहा है कि अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमारा देश तो क्या कहते हैं यूनिटरी भी है, और हमारा देश क्या है? फेडरल भी है। यानी कि हमारे देश में दोनों ही फीचर्स हैं। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दोनों ही फीचर दे रखे हैं, यूनिटरी भी दे रखे हैं, फेडरल भी दे रखे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा जो देश है वो क्या कहते हैं कि क्वासी फेडरल है। हमारा देश कैसा है? क्वासी फेडरल है। कैसा फेडरल है? क्वासी फेडरल। तो ये देख लीजिए, आप भी अब ऐसे ही लिखिए कि हमारा देश क्या है? यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। और तो इस वजह से लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है वो क्या है? क्वासी फेडरल है। अब मुझे बताइए, क्या हमारे देश ने किसी देश से कोई कॉपी किया है? तो देखिए क्या हुआ कि क्योंकि बाकी देशों ने क्या कर रखा है, या तो वो पूरी तरीके से फेडरली है या तो पूरी तरीके से यूनिटरी है। लेकिन हमारे देश ने अपने अनुसार अपने देश को बना रखा है, अपने अनुसार कि हमारा देश कैसा चलेगा, तो उस हिसाब से हमने क्या कर रखा है? ये सारी चीजें कर रखी है। ओके, यहाँ तक बात समझ में है? अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या लिख रखे हैं। तो देखिए, अब हम समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ पावर्स। क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ पावर्स। तो जैसा कि हमने पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं, देयर आर टू डिवीजन ऑफ पावर किसका फीचर है? डिवीजन ऑफ पावर फेडरल फीचर होता है। देयर आर टू सेट ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फॉर एंटायर नेशन, एक पूरे देश के लिए है जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। और एक क्या होता है? हर एक यूनिट के लिए है। हर एक यूनिट मतलब हर एक स्टेट के लिए है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, दोनों के क्या कहते हैं कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैं, और इनके क्या कहते हैं कि इनकी एक्टिविटीज को भी मेंशन किया गया है, जिसको मैंने बताया था यूनियन लिस्ट, और क्या कहते हैं कि सेंट्रल यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब जो बता रखा है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए पावर को लेकर के इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे? जुडिशरी में रिजॉल्व होगा। यही सब पीछे बता करके आया हूं मैं। हाँ, तो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जुडिशरी रिजॉल्व करेगी। अगर दो स्टेट और क्या कहते हैं सेंटर के बीच में डिस्प्यूट है, तो कौन सॉल्व करेगा? स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट है तो कौन सॉल्व करता है? जुडिशरी सॉल्व करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डेमाक्रेट्स सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है? दोनों के सब्जेक्ट को डिमार्केट कर रखा है। डेमाक्रेट का मतलब क्या होता है? डिमार्केट, डिमार्केट का मतलब क्या होता है कि उनको क्या कहते हैं कि अंडरलाइन कर रखा है, बता रखा है। डिमार्केट मतलब होता है अलग अलग कर रखा है, बांट रखा है। क्या कर रखा है? बांट रखा है। कि देखो ना, विच आर अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ यूनियन एंड दोज अंडर द स्टेट्स, दोनों के अपने अपने स्टेट्स, दोनों के अपने अपने क्या कहते हैं कि
बता रखे हैं, जिसपे वो लॉ बना सकते हैं, उनके बारे में बता रखा है। आगे इट शोज हाउ, हाँ, हाउ पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो देखो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया है, कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन ऑफ पावर इज इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल पावर। दोनों इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल पावर के कहते हैं कि आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ध्यान में रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, अभी जैसे मैंने बताया था कि अब ये एनसीईआरटी अलग से नहीं मेंशन करती, दोनों को कंपेयर करके बताती है। वो मैंने आपको वहां पे अलग अलग बता दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं कि फेडरल के साथ साथ में यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जब मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमिक और फिनेंशियल पावर को कहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया गया है, इकोनॉमिक और फेडरल पावर, इकोनॉमिक और फिनेंशियल पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में सेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो इस वजह से भी क्या कहते हैं कि देखिए हमारा गवर्नमेंट क्या है, मतलब कि हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी है। ठीक है। द स्टेट्स हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट वेरी मेजर रेवेन्यू सोर्सेस। इनमें क्या कहते हैं कि इनके पास में अच्छा, स्टेट्स के पास में, हमारे पास में ज्यादा क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे स्टेट्स के पास में क्या है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रेवेन्यू रिसोर्सेस क्या है, कम है। हाँ। हाँ। तो क्या कहते हैं कि इतना बात समझ आया कि क्या कहते हैं कि रिसोर्सेस तो क्या कहते हैं कि ज्यादा है, रिसोर्सेस ज्यादा है, लेकिन इनके पास में रेवेन्यू के सोर्सेस कम है, मतलब सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज, क्या कहते हैं कि रेवेन्यू सोर्स क्या है, कम है। इनको पैसा कमाने का कम दिया गया है। और क्या कहते हैं कि सेंटर को क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। सेंटर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, लेकिन उसके पास में क्या कहते हैं कि रेवेन्यू के सोर्सेस ज्यादा हैं। सेंटर के पास में रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हैं, ज्यादा हैं। ठीक है। इतना बात समझ आया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक मैंने ये बताया कि देखिए स्टेट है ना, इसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मोर, लेकिन रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, लेस। वहीं पे सेंटर की मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस है। लेकिन रेवेन्यू सोर्स क्या है, हाई है। मोर है। तो इससे क्या हुआ कि सेंटर के पास में क्या हुआ, फिनेंशियल, हाँ, फिनेंशियल पावर ज्यादा आ गई। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। अब देखिए जो मैं यूनियन लिस्ट की बात कर रहा था, स्टेट लिस्ट की बात कर रहा था, कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट में ये डिवीजन ऑफ पावर में देखिए क्या लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक मिनट देखिए। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या कहते हैं कि क्या कर रखा है, यूनियन लिस्ट अलग से बता रखा है, स्टेट लिस्ट अलग से बता रखा है, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में किसके किसके बारे में मेंशन है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, और क्या, फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स पे कौन लॉ बना सकता है, फॉरेन अफेयर्स पे लॉ कौन बना सकता है, एटॉमिक एनर्जी पे क्या कौन लॉ बना सकता है। हाँ। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, सेवेंथ शेड्यूल में दिया हुआ है ये सारी चीजें। हाँ। वॉर एंड वॉर एंड पीस के बारे में, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी, इन सब पे कौन बना सकता है,
इन सब पे लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट, सॉरी सेंट्रल केवल लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर लॉ बना सकती है। जैसे मैंने बताया था एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, और क्या कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक, स्टेट पब्लिक सर्विस, इन सब पे कौन बना सकता है लॉ? इन सब पे लॉ बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे जैसे एजुकेशन हो गए, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया, और क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड यूनियन, ट्रेड अकेले नहीं, ट्रेड यूनियन जो हो गया, ये क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन जो हो गया, ये सब है, फॉरेस्ट हो गया, ये सब, इन सब पे क्या कहते हैं कि दोनों का अधिकार है। इन सब के ऊपर क्या कहते हैं कि दोनों का अधिकार है, दोनों ही इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, दोनों ही मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी इन पे लॉ बना सकती है। ओके, यहाँ तक बात समझ आया? तो अब क्या कहते हैं कि यहाँ तक ठीक है। अब देखिए एक चीज और रह गया। अब मान लो इन सब से कुछ बच के रह गया होगा। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्या है, इस पे कौन लॉ बना सकता है? यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। यानी कि यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। और क्या कहते हैं कि जब मैं बात करूंगा स्टेट लिस्ट पे, केवल और केवल क्या होता है? नॉर्मली लिखा हुआ है, नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। नॉर्मली इसलिए लिखा है क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन, अब देखो यहाँ पे नॉर्मली वर्ड यूज किया है। नॉर्मली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब इमरजेंसी प्रोविजन आ जाती है तो उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? उसके ऊपर लॉ भी यूनियन लेजिस्लेचर उसके ऊपर भी लॉ बना सकती है, लेकिन कब? इमरजेंसी प्रोविजंस में। और यहाँ पर देखिए बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ। इस पे जो ये कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स होंगे, इस पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी इनसे भी रह गई होंगी, इसमें जो भी ना हो, जो भी इसमें ना मेंशन हो, ये तीनों में ना मेंशन हो, जो यूनियन लिस्ट में भी ना मेंशन हो, जो क्या कहते हैं कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट में भी ना मेंशन हो, और क्या कहते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में ना मेंशन हो। वो जो तीनों में नहीं मेंशन होगा, वो जो बचा हुआ होगा उसे बोला जाता है रेजिड्यूरी पावर्स। वो जो रेजिड्यूरी पावर्स है वो किसके पास में है? यूनियन लेजिस्लेचर के पास में। रेजिड्यूरी पावर किसके पास में है? यूनियन लेजिस्लेचर। जैसे एक एग्जांपल है साइबर लॉ। साइबर लॉ के ऊपर में यानी कि जो चीजें मेंशन्ड नहीं होगी, जो किसी भी चीज में मेंशन नहीं होगी, उस पे कौन लॉ बनाएगा? उस पे बनाएगा लॉ सेंट्रल यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? यूनियन लेजिस्लेचर। उसके ऊपर स्टेट नहीं बनाता, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ नहीं बनाएगी। ठीक है।